हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। देन अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर रहे होंगे क्योंकि 12th है आपका। आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम टर्म सेकंड के जल्दी ही होंगे आपके, तो आपको अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, अपनी स्टडी को प्रॉपर में रखना है। आज हमारा जो ये वीडियो है ये आपकी इकोनॉमिक्स की है और इसमें आपका जो चैप्टर है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी वीडियो मिलेंगी। तो आपका सबसे पहला जो आपके टर्म सेकंड में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो टॉपिक से रिलेटेड मिलेगी। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उसी से रिलेटेड आपके पास वीडियो पीडीएफ नोट्स आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्क करना है। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। तो आज जो वीडियो आपके पास आएगी ये वीडियो है आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी से रिलेटेड इसमें आपके सारे टॉपिक है। ठीक है, पीडीएफ भी आएगी, आपको वर्क करना है और आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट्स यूज टू ट्राई अफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम उसमें जो स्टडी करते हैं वो स्टडी स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस होता है किसका, नेशनल इकोनॉमिक्स का, हमारी राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का, एंड ऑफ द पॉलिसीज़ द गवर्नमेंट, एंड उसमें जो हमारी पॉलिसीज़ आती हैं, जो हमारी नीतियाँ आती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम उसमें रीड करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उन पर परफॉर्मेंस करते हैं, जिनका यूज़ हमारी क्या करती है गवर्नमेंट करती है, सरकारें करती हैं अर्थशास्त्र को लेकर। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ हमारा इफ़ेक्ट पड़ता रहता है ना। तो राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की संरचना पर प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस करना, उनकी पॉलिसीज़ की स्टडी करना क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती है हमारी नेशनल इनकम भी अच्छी होती चलेगी। अब आपको पता है आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है इसमें आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है कि नेशनल इनकम में टोटल कंजप्शंस, टोटल सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड, ये सब चीज़ें हमें किस में पढ़नी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो पढ़नी होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है हमारा, इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि एक स्ट्रक्चर है, एक परफॉर्मेंस है किसका, नेशनल इकोनॉमी का, एंड ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट यूज टू ट्राई टू अफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं सरकार द्वारा, जितने भी हमारे इकोनॉमिक हमें परफॉर्मेंस करनी है उनको कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो यहाँ पर हमने जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें किस किस की स्टडी करनी होती है, एग्रीगेट और एवरेज कवरिंग होल इकोनॉमी, हमें पूरी कंट्री का पूरी कंट्री या पूरी इकोनॉमी का हमें यहाँ पर क्या करना होता है, एवरेज को कवर करना होता है। सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, की टोटल एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल आउटपुट कितना निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, टोटल कंजप्शंस कितना होगा, टोटल सेविंग कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई, देन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। तो ये सब चीज़ें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही रीड करना है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जिससे कि आपको डेफिनेशन के बारे में पता चले, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता चले कि हमें अपनी इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि आपके इस बार सिलेबस में नेशनल इनकम चैप्टर भी है, बहुत सारे टॉपिक जो मैंने अभी इसमें बताया आपको वो आगे आगे आप पढ़ोगे। एग्रीगेट डिमांड भी है, कंजप्शंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सप्लाई भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। क्लियर हो गई बात। एक स्ट्रक्चर है, एक परफॉर्मेंस करनी होती है नेशनल इकोनॉमी पर जिसको गवर्नमेंट और पॉलिसी से रिलेटेड होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पर जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है सेकंड, वो है आपका कंजप्शंस गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कि आपके कंजप्शंस गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं।
फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। फाइनल गुड्स को टू ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। वो क्लासिफाइड किए हुए हैं टू ग्रुप में। फर्स्ट है हमारा कंजप्शंस गुड्स एंड सेकंड है हमारा कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कंजप्शंस गुड्स क्या होता है। कंजप्शंस गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। भाई कंजप्शंस यानी कि कंज्यूम करना, हम कुछ भी चीज़ को अगर कंज्यूम करते हैं, उपभोग कर रहे हैं, हम जब तक उससे सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम उसको नहीं करते। हम कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लेने जाते हैं, जब हम पूरी तरह से उसे सेटिस्फाई नहीं होते हम उसको परचेज नहीं करते हैं, है ना। तो कंजप्शंस गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेटिस्फाई के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए, हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो गुड्स होते हैं वो हमारा कंजप्शंस गुड्स कहलाता है। क्लियर हो गई बात। गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, हमारी उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए जो भी गुड्स को हम परचेज करते हैं वो हमारा कंजप्शंस गुड्स कहलाता है। जैसे ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविज़न, है ना, ETC। भाई भूख है हमें तो हमारे लिए ब्रेड बटर नीड हो गई, हमें सेटिस्फाई हो सकते हैं, हमारी भूख शांत हो सकती है उससे। हमें नीड है, मेरे पास पेन की ज़रूरत है तो मुझे पेन चाहिए होगा, टेलीविज़न की नीड्स है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है डायरेक्टली। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट आते हैं आगे। कंजप्शंस गुड्स कैन फर्दर बी सब डिविडेंड इनटू फ्लोइंग कैटेगरी। तो यहाँ पर कंजप्शंस गुड्स जो हैं वो सब डिवाइड किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि टिकाऊ होना। सेकंड आती है हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड आती है हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स और फोर्थ आती है हमारी सर्विसेज। तो ये सब गुड्स हमारे किस में आते हैं? कंजप्शंस गुड्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? यानी कि पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, यानी कि अंतिम वस्तुएं होती हैं और वो हमारी सर्विसेज एंड गुड्स के लिए प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। भाई हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमें किसकी नीड होगी? प्लांट की, मशीनरी की, इक्विपमेंट की। तो वो सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स होती है। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प, जो हमारी फाइनल गुड्स एक प्रॉपर गुड्स को तैयार करने में, प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगी। आपको किसी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना है, विदाउट मशीनरी आप नहीं कर सकते, विदाउट प्लांट आप मशीनरी नहीं लगा सकते, विदाउट इक्विपमेंट आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसकी नीड होगी? कैपिटल गुड्स की नीड होगी। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा क्या था? कैपिटल गुड्स था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने वहाँ भी पढ़ा है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू कम होना, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं और अगर वो हमने एकदम से हम लेकर आए हैं उसकी वैल्यू तभी हमारी कम हो जाती है, यानी कि उस पर हरास लगा दिया जाता है, डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप देखते हैं डेप्रिशिएशन यहाँ पर क्या बताया गया है। डेप्रिशिएशन रेफर टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यानी कि यहाँ पर हमारा जो है डेप्रिशिएशन जो रेफ़र करता है वो एक टाइम पीरियड, फिक्स्ड एसेट्स हमारी जो है उसमें गिरावट होना। भाई एक चीज़ आपके पास है और वो आप 5 ईयर से यूज़ कर रहे हो, आपने वो 1 लाख की परचेज़ करी थी और आपको वो अभी सेल करनी है, ठीक है, तो क्या आप अभी भी उसको 1 लाख की सेल कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप उसे 5 ईयर्स यूज़ कर चुके हो तो उस पर इतना डेप्रिशिएशन लग चुका है, यानी कि उसके मूल्य में गिरावट आ गई है। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि हमारे जो टोटल फिक्स्ड एसेट्स है उसके मूल्य में एक टाइम के अकॉर्डिंग कमी होना, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी हो सकती है, जैसे उस टाइम पर उसका क्रेज़ था या उस टाइम पर वो चीज़ ज़्यादा चल रही थी,
है ना, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था तब, लेकिन अब वो नहीं यूज़ किया जाता, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके मूल्य में कमी आ सकती है, उस पर डेप्रिसिएशन लग सकती है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी हमारा जो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू है उसके बीच में जो हमारा डिफरेंट होता है, यानी कि जो हमारा चेंजेस किया जाता है, डेप्रिसिएशन किया जाता है, उसकी अवधारणा इंपॉर्टेंट रखती है। उसकी हमारा ये कंसेप्ट किस बेस पर है, वो ग्रॉस वैल्यू पर है या नेट वैल्यू बेस पर है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स यानी कि भाई इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है जो भी गुड्स को हम प्रिपेयर करते हैं। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शंस और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि फाइनल गुड्स अंतिम माल जो हमने पूरा तरह से प्रिपेयर कर लिया, तो वो रेफ़र करता है उस गुड्स को कि जितना उपयोग करना है या उपभोग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमने वो पूरा जो प्रोडक्ट है एक तरह से बनाकर रखना है। विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शंस और फॉर इन्वेस्टमेंट, या तो आप उसको यूज़ करोगे कंजप्शंस के लिए या आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो हमारा एक फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारा जो रेफ़र करता है दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, यानी कि जिनका उपयोग या तो हम किसके लिए करेंगे, रीसेल के लिए, ठीक है, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, जिसका उपयोग या तो आप रीसेल के लिए कर रहे हो या एक ही वर्ष में आगे आने वाले प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, तो वो गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं, आगे आता है आपका स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक सभी जानते हैं, जो हमारा लास्ट जैसे हम 31 मार्च को हमारा देखा जाता है कि हमारा इस साल का स्टॉक कितना बचा है ना, तो वो हमारा एक स्टॉक कहलाता है। या हम जनवरी में देख सकते हैं, वो हमारा देखा जाता है कि हमारा मंथ की लास्ट डेट में जो भी हमारे पास गोडाउन में होगा वो हमारा स्टॉक कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल रिलेट टू स्टॉक वाइल अदर रिलेटेड ऑफ टू फ्लो, यानी कि स्टॉक एंड फ्लो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि स्टॉक क्या है। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, कि स्टॉक एक वेरिएबल पॉइंट है, एक चर संदर्भित है, यानी कि एक वेरिएबल पॉइंट है हमारा जो रेफर करता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि हमारे पास कितना बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2015। आप यहाँ पर 15 की जगह 20 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉक लास्ट 31 जनवरी को मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, किसका, गुड्स का। जितना माल आपके पास 31 को होता है वो हमारा नेक्स्ट वन में न्यू हो जाता है, ओपनिंग बन जाता है। 31 का हमारा कौन सा होता है, क्लोजिंग, और वन में हमारा वो ओपनिंग चला जाता है। क्लियर है। तो स्टॉक पता है, मंथ की लास्ट डेट को जितना भी गोडाउन में गुड्स का स्टॉक होता है वो हमारा स्टॉक कहलाता है। क्लियर है। अब फ्लो पर आते हैं। फ्लो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल्स विच इज़ मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो यानी कि प्रवाह, ये भी एक वेरिएबल पॉइंट है हमारा, एक वेरिएबल रेफर कर रहा है क्या, विच इज़ मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसे समय की अवधि में ही मापा जाता है कि हमारे पास इतना टाइम पीरियड है और हम इसी टाइम पीरियड में इतना कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015, कि भाई मेरे पास जनवरी 2015 को इतना प्रोडक्शन मैंने किया है, लेकिन इसकी जो बर्थ रेट होगी, यानी कि इसकी जो बर्थ रेट होगी वो ईयर 2014 की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो बर्थ रेट है हमारा 14 का है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हमारा इतने टाइम पीरियड में हमारा 15 तक ये चल जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, अपना पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट हमारा 2 टाइप्स का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द टोटल एडिशन मेड द capital stock of economy in a given period is termed as a gross investment, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग
एक निश्चित टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी में कितना स्टॉक हमने लगाया हुआ है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना करा हुआ है। वो जो हमारा सकल इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, कि हमने टोटल एडिशन कितना किया हुआ है कैपिटल स्टॉक में ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म एज नेट इन्वेस्टमेंट, कि एक निश्चित टाइम पीरियड में एक एक्चुअल एडिशन में हमने कितना पूंजी स्टॉक में रियल इंक्रीज, यानी कि हमारा जितनी स्टॉक ऑफ इकोनॉमी है उसमें हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो हमारा शुद्ध निवेश कहलाता है या नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। आपका जितना भी सकल निवेश या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपके ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक थे। आप इन टॉपिक को अपने सिलेबस से चेक करना, आपके वही टॉपिक हैं जितने आपके सिलेबस में हैं। तो आपको ध्यान से वीडियो को सुनना है, समझना है और अपने टॉपिक को लर्न करना है और अपने नोट्स भी बनाने। उतना ज़्यादा अच्छा होगा जितने आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओगे, लिखोगे, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से स्टडी करनी है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और स्टडी को प्रॉपर में रखना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।